नमस्कार। सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश भर में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए आज मतगणना होगी। काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, यानी अब से महज 2 मिनट बाद 3 लोकसभा सीटों में मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल की मंडी और दादरा और नागर हवेली की सीटें भी शामिल है। और इसके अलावा 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के वोटों की भी गिनती की जाएगी। और इनमें बिहार की 2, हरियाणा की 1, मध्य प्रदेश की 3, राजस्थान की 2, पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों समेत कुल 29 सीटों पर 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हम आपको लगातार दिखाएंगे इन सभी सीटों के पल पल के अपडेट और सबसे सटीक नतीजे। तो आज का दिन बेहद अहम इस लिहाज से माना जा रहा है क्योंकि आज है मतगणना का दिन और देश भर में 3 लोकसभा और साथ ही 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की आज मतगणना होगी। काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी। 3 लोकसभा सीटों में मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल की मंडी और दादरा और नगर हवेली की सीट शामिल है। और इनके अलावा 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के वोटों की भी गिनती की जाएगी। चलिए इसी के साथ ही आपको हम बता देते हैं, हमारे साथ हमारी टीम है, नेटवर्क 18 की बड़ी टीम इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। नीरज कुमार काउंटिंग सेंटर सिरसा से हैं, हरियाणा से लाइव हमारे साथ हैं। आशिका सिंह कोलकाता से लाइव है। चंद्रमोहन कुमार लालू के घर पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज शर्मा इलेक्शन कमीशन ऑफिस से लाइव है भोपाल से। साथ ही भवानी सिंह कांग्रेस ऑफिस जयपुर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक भी मुझे नजर आ रहे हैं और थोड़े थोड़ा करके धीरे धीरे और भी हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे जिनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगी। लेकिन इस बीच मैं सीधे रुक कर लेती हूं नीरज कुमार का काउंटिंग सेंटर सिरसा से। पहली खबर क्या देंगे आप? प्रीति, पहली खबर यह है कि पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं देवीलाल विश्वविद्यालय में, जहां एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए काउंटिंग चल रहा है और अभी शुरुआत हो गई है। पोस्टल बैलेट की शुरुआत हो गई और थोड़ी देर बाद यानी आधे घंटे बाद यहां ईटीवी की गिनती शुरू होगी। कुल 16 टेबल बनाए गए हैं, लेकिन सबसे खास बात आपको बता दें कि एलनाबाद विधानसभा सीट हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से एक है, लेकिन प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है बीजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी के बीच। एक तरफ 3 कृषि कानूनों को लेकर आप जी मैं आपके पास आऊंगी दोबारा। आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही है। इस बीच चंद्रमोहन, बिहार में बताइए जरा इस उपचुनाव को लेकर किस तरह की गहमागहमी है? बिल्कुल, देखिए, जब से ऐलान हुआ था उसके बाद से ही गहमा-गहमी बिहार में देखने को मिल रहा था। एक तरफ आरजेडी थी तो दूसरे तरफ जेडीयू के नेता थे। माना ये जा रहा था कि आरजेडी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो भी मैदान में कूद पड़ी। ऐसे में लड़ाई जो है यहाँ पर तीनों दल के बीच में हो गया है और अब से थोड़ी देर बाद मतों की गिनती शुरू होगी। और जो पहले कभी नहीं देखा गया है उपचुनाव में, वो इस बार देखने को मिला। पंचायत तक एक एक विधायक दोनों पार्टी के नेताओं को उतारना पड़ा है। आरजेडी के विधायक पंचायत तक पहुंचे थे, तो वहीं जो जेडीयू है, सत्ताधारी दल के नेता हैं, बीजेपी के नेता, वो जड़ों तक गए थे और उसके बाद अपना चुनाव प्रचार किए थे। तो ऐसे में अब इंतजार मतों की गिनती का है कि यह दोनों सीट किसके पाले में जाता है। और साफ तौर पर लालू यादव ने यह कहा है कि अगर ये दोनों सीट वो जीत जाते हैं तो इस सरकार का विसर्जन हो जाएगा, मतलब नीतीश कुमार की विदाई हो जाएगी। तो अब इंतजार मतों की गिनती का है और उसके बाद रिजल्ट का है कि रिजल्ट में क्या आता है। हालांकि एनडीए की तरफ से यह साफ तौर पर दावा किया गया है कि उनकी दोनों सीटों पर जीत होगी, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि हो सकता है कि जब काउंटिंग शुरू हो तो उसमें छेड़छाड़ हो सकती है। ऐसे में तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान पहुंचे हुए हैं, दरभंगा पहुंचे हुए हैं, तो वहीं जो जेडीयू के नेता हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष तारापुर में पहुंचे हुए हैं जहां पर मतों की गिनती है। तो ऐसे में दोनों तरफ से तैयारियां पूरी है, चाहे वो चुनाव का जब ऐलान हुआ था उसके बाद से चुनाव प्रचार की हो या फिर आज मतों की गिनती हो। इसमें दोनों दल और खास तौर पर एनडीए के जो नेता हैं वो बूथों तक हैं, वहां पर काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। तो वहीं जो आरजेडी के नेता हैं वो भी दमखम के साथ अभी काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब
मतों की गिनती शुरू होगी। मनोज का रुख कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफिस भोपाल से जुड़े हुए हैं। मनोज, आपके पीछे सन्नाटा दिख रहा है, लेकिन जरा बताइए मध्य प्रदेश की 3 सीटों के नतीजे कैसे बहुत कुछ आने वाले राज्यों में चुनाव होने हैं उसकी दशा और दिशा तय कर सकते हैं? प्रीति बिल्कुल सच कह रही है कि एक तरह से दशा और दिशा दोनों चीजें सामने आएंगी और दोनों पार्टियां इसका दावा भी कर रही हैं, क्योंकि 8 बजे से जैसे ही मतों की गिनती शुरू होगी पोस्टल बैलेट आएंगे। हालांकि दोपहर तक सारा सब कुछ सामने होगा कि आखिर एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर मतलब क्या नतीजे आएंगे। लेकिन अहम बात यह है प्रीति कि ये चारों चुनाव की जो वजह है वो वजह है कोरोना, कि कोरोना की वजह से यहाँ पर जो विधायक थे, सांसद थे, उनको कोरोना हुआ और बाद में उनकी मौत हो गई। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए इसलिए अहम है कि उन्होंने खूब प्रचार किया है, चारों सीटों पर गए हैं और इन चारों सीटों पर इतना प्रचार करने के बाद बीजेपी की तरफ से जाहिर तौर पर बहुत ताकत लगाई गई। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी मध्य प्रदेश में है, तो बीजेपी के लिए अगर मोटे तौर पे कहें तो सीधे सीधे ये 4 उपचुनाव किसी सरकार को बनने और बिगाड़ने का खेल तो इनसे नहीं होगा, लेकिन ये चुनाव ये जरूर बताएंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कितने पानी में है। क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने, इसके पहले जब 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ था तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक फैक्टर था। सिंधिया ने बीजेपी जो ज्वाइन की थी, बीजेपी में चले गए थे कांग्रेस छोड़कर, तो उस समय जो 28 सीटों के उपचुनाव के नतीजे जो आए थे वो बीजेपी के पक्ष में रहे थे, लेकिन उस समय भी 28 में से 9 सीटें बीजेपी हारी थी। तो अब ये 4 चुनाव बीजेपी के लिए ज्यादा अहम है, क्योंकि इन सीटों में 2 पर बीजेपी का पहले से कब्जा था, 2 पर कांग्रेस का कब्जा था। तो बस देखना यह होगा कि अपने अपने कब्जे की सीट रख पाते हैं या एक दूसरे की सीटों को छीनते हैं। चलिए इसी के साथ हम भवानी का भी रुख कर लेते हैं। कांग्रेस ऑफिस के बाहर खड़े हैं, लेकिन पीछे बेहद सन्नाटा नजर आ रहा है। ये सन्नाटा किस ओर इशारा कर रहा है जो नतीजे आने हैं उससे पहले? देखिए प्रीति, कांग्रेस के लिए नतीजे काफ़ी मायने रखते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए खास तौर पर। अब क्यों मायने, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि राजस्थान के अंदर लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की मांग उठती रही है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की बात मांग उठती रही है और सचिन पायलट को अकोमोडेट करने के लिए उनके समर्थकों को मांग उठती रही। लेकिन अशोक गहलोत अभी तक इसको होल्ड करके बैठे हुए थे इन बाई इलेक्शन के लिए। इन बाई इलेक्शन में अगर वो दोनों चुनाव जीतते हैं तो अशोक गहलोत इस कोशिश में है कि अगर चुनाव जीत जाएं तो पार्टी हाईकमान को बता सके कि वो राजस्थान में सक्षम है, बिना सचिन पायलट के अकेले यहाँ पर अगला चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात को लेकर। लेकिन अगर चुनाव हारते हैं तो पंजाब जैसी मांगे यहाँ पर उठेगी, अशोक गहलोत पर भारी दबाव बढ़ेगा। कुछ भवानी अभिषेक जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। अभिषेक, मैं सीधे आपके पास आ रही हूँ। देखिए, खास करके नांदेड़ की देगलूर विधानसभा वो अशोक चौहान के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है और ऐसे समय में जब इस पूरे जब वहां पर वोट पड़े हैं तो वोटिंग परसेंटेज 64% के आसपास था। अब वहां पर जो बैलेट पेपर की गिनती है वो शुरू हो चुकी है, जबकि अभी ईवीएम वाली गिनती नहीं शुरू हुई है। लेकिन जिस तरीके से अशोक चौहान ने वहां पर ताकत झोंकी थी, पिछले 1 महीने से लगातार वो नांदेड़ छोड़कर मुंबई वापस नहीं आए थे। 2-3 इस दौरान कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें भी वो हिस्सेदारी नहीं लिए। हालांकि शिवसेना के सुभाष सामड़े को फिलहाल बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराकर और उसके बाद उम्मीदवार बनाया था, तो उम्मीद ये की जा रही है कि लड़ाई काफी टक्कर होगी। लेकिन खास करके अशोक चौहान की कोशिश ये है कि वो सीट चूंकि कांग्रेस की थी, राव साहब अंतापुरकर का कोरोना में निधन होने के बाद वो सीट खाली पड़ी थी और ऐसे में अब कोशिश ये हो रही है कि कांग्रेस की पूरी ताकत झोंकी हुई है और हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि वो से रिटेन की जाए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी खास करके अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक दूसरा उपचुनाव था जिसमें कि बीजेपी ने बाजी मारी थी, वो एनसीपी की सीट थी मंगलवेढ़ा की विधानसभा, और उसके बाद अब बीजेपी ने वहां पर ताकत लगाई, शिवसेना के उम्मीदवार को अपनी पार्टी में लिया और उसके बाद वहां पर चुनाव लड़ाया। तो शिवसेना का जो वोट है उसको बीजेपी डाइवर्ट करेगी, साथ ही साथ खुद अपना वोट भी बीजेपी कैडर वोट्स को वो पोलिंग स्टेशन तक लाने की कोशिश की है। करीब 63-64% के आसपास मतदान हुआ है और अब बैलेट जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि बीजेपी की तरफ से की गई है कि वो चुनाव निकाला जाए, लेकिन कुछ देर में जब रिजल्ट आएंगे तब सामने आएगा कि क्या कांग्रेस
वो फिर से सीट वापस पा चुकी है या फिर बीजेपी ने बाजी मारी है, क्योंकि देगलूर विधानसभा निश्चित तौर पर अशोक चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके जिले नांदेड़ के बीच की वो सीट है और उनका घर उसी विधानसभा से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी और सीधे बंगाल का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि वहां पर भी 4 सीटों पर नतीजे आने हैं, जिनमें दिनहाटा, शांतिपुर, खरदाहा और गोसावा जो सीट्स है वो शामिल है। लेकिन मैं यहाँ पर अब जाऊंगी आशिका के पास। आशिका, जरा बताइए कि माहौल क्या है कोलकाता में, क्योंकि नतीजे तो सीधे सीधे एक बड़ा मैंडेट के तौर पर पहले ही हमने देख लिए हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बाईपोल पश्चिम बंगाल में था 1 महीने पहले ठीक भवानीपुर में हो चुका है। अब जो 4 सीटें हैं, खड़दा, दिनहाटा की बात करें, जहां पर अभी केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं निशीथ प्रामाणिक, वो वहां से चुनाव लड़े थे, जीते थे, लेकिन इस्तीफा दे दिया। वहां पर उदयन गुहा टीएमसी के 2 बार के विधायक रहे हैं, वो ताल ठोक रहे हैं। तो वो सीट सबसे इम्पोर्टेंट है, देखना है कि वो बीजेपी के पाले में जाती है या तृणमूल कांग्रेस के पाले में जाती है। बाकी की जो दो सीटें हैं, गोसाबा जो कि दक्षिण 24 परगना में है और उत्तर 24 परगना की खड़दा, दोनों सीटें टीएमसी के पास थी। कोविड के कारण दोनों सीट के जो विधायक और कैंडिडेट साथ साथ थे, उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से वहां पर चुनाव हो रहे हैं। एक और सीट शांतिपुर, जहां से बीजेपी के एक और सांसद मैदान में उतरे थे, उनकी जीत हुई। वो सीट वहां पर चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो है वो 3 सीटों को लेकर के कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है। हालांकि एक सीट जो दिनहाटा है, उसमें देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी जीत होती है। और पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं तब हिंसा की तस्वीर, हालांकि पोलिंग जो 2 दिन पहले हुई है वहाँ पर नज़र आई है। अब चुनाव के जो परिणाम आते हैं उसके बाद शांति बनी रहती है कि नहीं, ये देखने की बात है। और अब हम रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां से हमारे एक और रिपोर्टर वहां की ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। संजय तिवारी के पास चलते हैं हैदराबाद, जहां से वो हमको संजय के पास चलते हैं हैदराबाद, जो हमको रिपोर्ट बताएंगे। जी, मैं इस समय करीमनगर ज़िले में जो SRR कॉलेज है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ तेलंगाना में जो है वो हुजूराबाद असेंबली सीट के लिए आज काउंटिंग हो रही है। बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हो गई है। दक्षिण का द्वार माना जाता है तेलंगाना, और तेलंगाना में प्रवेश का मतलब है आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु और केरल, उन राज्यों में प्रवेश करना चाहती है कांग्रेस। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब पिछले साल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे, उसमें 4 से सीधे 48 सीटों पर बीजेपी आ गई थी। तो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कहा यह जा रहा था कि सिटी में, हैदराबाद सिटी में बीजेपी प्रोग्रेस जरूर कर रही है, लेकिन देहाती इलाकों में ऐसा नहीं होगा। लेकिन हुजूराबाद सीट पर अगर वो बीजेपी यहाँ पर कमल खिलता है तो ये पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री KCR हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है इस हुजूराबाद सीट के लिए। यहाँ एक दलित बंधु योजना चालू की, जिसमें दलितों के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए सीधे डालने का ऐलान किया था। और ये इसलिए जो है पूरा सोशल इंजीनियरिंग करके इस चुनाव को जीतने का आरोप बीजेपी ने लगाया था, लेकिन उसके बावजूद बहुत टफ फाइट हुई है। और आज इलेक्शन के नतीजे जब आएंगे तो तस्वीर साफ होगी। 22 राउंड का जो है काउंटिंग होनी है, 11 बजे तक माना जा रहा है कि तस्वीर साफ हो जाएगी। इस समय बैलेट जो पोस्टल बैलेट है उनकी काउंटिंग हो गई है और कुछ देर बाद ही जो है ईवीएम खुलना शुरू होंगे। जी प्रीति। बिल्कुल, देखिए तो एक तरफ अभी जो ईवीएम खुलना शुरू नहीं हुआ है, पोस्टल बैलेट की गिनती सभी जगह पर शुरू हो चुकी है। कुछ ही मिनटों में, या ये कह सकते हैं कि ज़्यादा आधे घंटे में जो रुझान है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर आना शुरू होंगे। और अब आगे रुख करते हैं नीरज का, जो सिरसा से काउंटिंग सेंटर से हमारे साथ बने हैं। तो नीरज, वहाँ पर क्या हाल है? पोस्टल बैलेट की गिनती तो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई और एलनाबाद सीट को प्रतिष्ठा का विषय माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी INLD और कांग्रेस के बीच में। देखिए, एक ही सीट है, 90 कुल विधानसभा की सीटें। हरियाणा में एक सीट पे उपचुनाव हो रहा है और कृषि कानूनों के मसले पर अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था। तो ये माना जा रहा है कि जो भी नतीजा होगा वो कृषि कानूनों के पक्ष या विपक्ष में माना जाएगा, जो यहाँ के लोग सोचते हैं। दूसरी अहम बात की 2 परिवारों के बीच की भी लड़ाई है। चौटाला परिवार भी बटा हुआ है। जननायक जनता पार्टी बीजेपी के साथ है, उनके उम्मीदवार गोविंद कांडा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव मैदान में उतरे, और अभय चौटाला ने इस सीट से इस्तीफा दिया था।
तो वो तो चुनाव मैदान में है ही। कांग्रेस के टिकट पे पवन बेनीवाल चुनाव मैदान में, उन्होंने भी अपनी ताकत झोंकी है, लेकिन देखना होगा 80% से अधिक मतदान हुआ है, कौन जीतता है। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती की शुरुआत हो गई, आप हमारे पीछे देख सकती हैं। ईवीएम की शुरुआत थोड़ी देर में होगी। उम्मीदवार अभी नहीं पहुंचे हैं, थोड़ी देर के बाद उम्मीदवार भी पहुंचेंगे। अभय चौटाला अपने पैतृक गांव में है, थोड़ी देर बाद वो सिरसा में आएंगे, क्योंकि एलनाबाद सिरसा जिले में ही पड़ता है। तो 3 चीजों का टेस्ट होगा इस चुनाव के माध्यम से, उपचुनाव के माध्यम से। पहला ये कि जो बीजेपी सरकार है 3 कृषि कानून पे, एलनाबाद के लोगों का मत क्या होता है। परिवार के बीच जो लड़ाई है चौटाला परिवार की, उसमें कौन जीतता है। और इसके अलावा तीनों पार्टियां, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो, INLD हो, कांग्रेस हो, उन तीनों की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है। तो उनकी ताकत कितनी होती है इस विधानसभा उपचुनाव में, वो देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल नीरज, तो मुकाबला सभी जगह बहुत दिलचस्प है, लेकिन अब रुख करते हैं जरा पटना का। चंद्रमोहन वहां पर मौजूद है लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर। आमतौर पर चंद्रमोहन, जो देखा जाता है ट्रेंड कि उपचुनाव में जो सत्ताधारी दल होता है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, क्या ऐसा ही कुछ ट्रेंड देखने को वहां भी मिलेगा? बिल्कुल, देखिए अब कौन जीतेगा कौन हारेगा उसके लिए तो अब थोड़ा देर और इंतजार करना होगा, क्योंकि मतों की गिनती अब शुरू हो गई है, चाहे वो तारापुर में हो या फिर कुशेश्वर स्थान का हो। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने घर के गेट पर नजर आए थे और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो इन दोनों सीटों को जीत रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो जब से ऐलान हुआ था बिहार में चुनाव का, उसके बाद से ही तो लगातार, चाहे वो एनडीए की बात करें या फिर आरजेडी और कांग्रेस की बात करें, ये लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। और आज से कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने यह आरोप भी लगाया था सरकार के ऊपर कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, वहां पर पैसे बांटे जा रहे हैं। तो इसका जवाब भी एनडीए की तरफ से आया था। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद जब रिजल्ट आएगा तब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये दोनों सीट किनके पाले में जाता है, क्योंकि यह दोनों सीट काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जब से चुनाव का ऐलान हुआ था, उपचुनाव का ऐलान हुआ था, उसके बाद से ही दोनों तरफ से, चाहे वो एनडीए की बात करें या फिर आरजेडी और कांग्रेस की बात करें, लगातार गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार किए थे। तो ऐसे में ये दोनों सीट किनके पाले में जाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण दोनों सीट है। और एक तरफ से कहा जाए कि आन की लड़ाई जिसको कहा जाता है, वो देखने को है। हर एक लोगों पे नज़र रखे हुए हैं, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ कई मंत्री डेरा डाल के रखे हैं, उन पर भी हमारी नज़र है, सब लोगों पर नज़र है। कहीं भी कोई गड़बड़ी होगा हम वहीं पहुँचेंगे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बाईपोल में नेता प्रतिपक्ष या जो बड़े नेता है खुद आके देख रहे हैं कि कुछ हो ना, इसके पीछे कोई नहीं, हमारा फर्ज है लोकतंत्र बचाने का। जनता ने जो जनादेश दिया है उसका अपहरण ना हो, बेईमानी ना हो, हरण ना हो, ये हमारा दायित्व है इस चीज़ को रोकने का। इसलिए हम आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, और वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह की गलत चीज ना सामने आए, निष्पक्षता को चुनाव की प्राथमिकता बताते हुए वो अपने इस बयान में सामने आए। लेकिन एक बार फिर से मैं रुख करूंगी भवानी सिंह का, कांग्रेस ऑफिस जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, अगर मैं इन 29 विधानसभा सीटों का विश्लेषण करूं तो लगभग आधा दर्जन सीटें बीजेपी के पास रही और कांग्रेस के पास 9 और बाकी क्षेत्रीय दलों पर। लेकिन जिन राजस्थान की 2 सीटों की हम बात कर रहे हैं उनके बारे में बताइए कि क्या जानकारियां हैं और जो नतीजे हैं वो किस ओर रुख कर सकते हैं। देखिए, राजस्थान में 2 सीटों पर नतीजे आ रहे हैं, जिसमें से एक वल्लभनगर सीट है, वो सबसे अहम है। खासतौर पर वो इसलिए कि वहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला हो रहा है। वहाँ केवल बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, 2 जो निर्दलीय हैं, बीजेपी के बागी हैं, वो दोनों भी मुकाबले के अंदर हैं और वहाँ पर बाजी कहीं किसी के भी हाथ में जा सकती है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस को खासी चिंता है वल्लभनगर सीट को लेकर। खासतौर पर बीजेपी के सामने काफ़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि एक बीजेपी का ही एक बागी है जो इस वक्त काफ़ी टक्कर दे रहा फाइट। अभी नतीजे बताएंगे क्या होगा। दूसरी धरियावद की सीट है, वो भी काफ़ी अहम मानी जा रही है। धरियावद की सीट के अंदर बीटीपी है, वो वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला कर रही है बीजेपी और कांग्रेस के साथ में। तो ये दोनों ही सीटें काफ़ी अहम है। ये अहम इसलिए भी है कि 2023 में राजस्थान में विधानसभा
विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले एक तरह से ये दोनों पार्टियों के लिए सेमीफाइनल है कि क्या स्थिति है। और अशोक गहलोत के लिए ज़्यादा चुनौती है, क्योंकि हालांकि इन 2 सीटों का उनकी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके लिए राजस्थान के अंदर सियासत के लिहाज से कांग्रेस की सियासत में और जिस तरीके की राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई है, उसमें ये दोनों सीटें जीतना अशोक गहलोत के लिए काफ़ी अहम है। जी, और इन पर निगाहें भी रहेंगी। नतीजे लगभग थोड़े घंटों बाद साफ भी हो जाएंगे कि किस और पूरा रुख है इन पूरी 29 विधानसभा सीटों का। इस बीच अमूल अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है और इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं कि अमूल की एक अमूल्य कहानी और क्या है। साल 2012 में दिल्ली में हुई गैंगरेप की वारदात के खिलाफ देश में आंदोलन हुआ तो अमूल भी पीछे नहीं रहा। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया रेप कांड ने पूरे भारत को हिला दिया। निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए स्त्री शक्ति सड़कों पर उतर आई। अमूल ने भी विज्ञापन के जरिए जन जागरण अभियान चलाया। 20 मार्च 2020 को निर्भया के दोषियों को फांसी दे दी गई।